जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जिस प्रकार से विकास और तकनीकी विकास विकसित होता जा रहा है और जैसे जैसे तकनीक के द्वारा हमारा जीवन आसान होता जा रहा है, उसी प्रकार उसका एक दूसरा पक्ष भी है। कहीं न कहीं हमारे जीवन में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ आती रहती है। नगरीय जीवन में ऐसी बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं जो दिन व दिन गंभीर होता जा रहा है और उसके समाधान के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ रही हैं। ऐसे ही कुछ कठिनाइयों के समाधान को लेकर के हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जो उन कठिनाइयों को लेकर के जो विकास है उनका जो समाधान है, ऐसे कुछ समाधान को लेकर के अपनी उन्होंने एक कंपनी खड़ी की है, स्टार्टअप खड़ा किया है और उस स्टार्टअप के माध्यम से समाधान कर रहे हैं, लोगों के जीवन को आसान बना रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रखर मीनोचा जी। और प्रखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। प्रखर जी, स्टार्टअप तो कई क्षेत्र में अभी चल रहा है, तो कुछ व्यापार है, कुछ ये है, कुछ बेच रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप जिस स्टार्टअप को लेकर के आए हैं वो कौन सा स्टार्टअप है? सर, हमारा जो स्टार्टअप है उसका नाम माई अर्बन लाइफ है। हम लोग प्रॉपटेक सेगमेंट में काम कर रहे हैं। प्रॉपटेक से हमारा मतलब है प्रॉपर्टी में टेक्नोलॉजी डालने का काम है हमारा। तो हम एक शेयर्ड लिविंग एग्रीगेटर प्रॉपर्टी बनी कौन सी प्रॉपर्टी? मतलब जिसमें आदमी रह सके, मतलब अच्छा। जो वर्किंग बैचलर्स और स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ होते हैं जी, उसमें स्टूडेंट्स और वर्किंग बैचलर्स के पास रहने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर की जगह नहीं है। बड़े शहरों में भी ऐसा नहीं है। हाँ, कोई ऑर्गेनाइज बड़े शहरों में पिछले कुछ 5 सालों में कुछ कंपनियां आई हैं जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं, लेकिन टियर 2 टियर 3 पे उनका एकदम भी ध्यान नहीं है जी। तो टियर 2 और टियर 3 में कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है जहाँ पे एक स्टूडेंट या वर्किंग बैचलर आके रह पाए। या तो हॉस्टल्स है या तो उनको अनफर्निश्ड अपने तरीके से फ्लैट लेना पड़ता है रहने के लिए रेंट पे। तो इस सेगमेंट को हम जो ये एक बीच में मार्केट में गैप था उसको हम लोगों ने डिस्कवर किया 2019 में जी। कि मार्केट में ये गैप है जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, दुविधा हो रही है, और उसको हमने टेक्नोलॉजी की मदद से, अपने मैनेजमेंट की मदद से उसको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो पहले प्रॉपटेक सेगमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं था। अभी के टाइम पे बहुत लोगों को पता चला है कि प्रॉपटेक भी हम कर सकते हैं। जैसे एडुकेशन में हमने टेक्नोलॉजी डाला तो एडटेक बना, तो वैसे ही ये प्रॉपटेक हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है टियर 2 और टियर 3 के लिए। प्रखर जी, होता क्या है कि जैसे हमारे बीच में कई समस्याएं आती रहती हैं और उसके समाधान के लिए ही ये सारी कंपनियां और ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी सेवाएं खड़ी होती है। आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आप इसको 2017 की बात है सर। मैं जी। पुणे गया था, एक सिम्बाइसिस में मेरा एडमिशन हुआ था, तो मैं पुणे गया था 1 साल के लिए। तो वहाँ पे जब मैंने देखा तो मेरे को कॉलेज में हॉस्टल नहीं मिला था क्योंकि ऑलरेडी फुल था। हॉस्टल्स की क्षमता जो होती है बच्चों के लिए बहुत कम होती है। तो वहाँ पे क्या है कि सब बच्चों को हॉस्टल मिल पाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो वहाँ पे मेरे को पहले तो हॉस्टल नहीं मिला, तो मुझे मेरे रिलेटिव्स के घर थे वहाँ पे पुणे में। लेकिन क्या है कि सर बड़े शहरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि घर बहुत दूर होते हैं आपके ऑफिस या इंस्टीट्यूट से। तो वैसी ही एक परेशानी मेरे साथ आई कि मेरे जो नियरेस्ट रिलेटिव का घर था वो मेरे घर से मेरे कॉलेज से करीबन 20-22 किलोमीटर दूर था। तो डेली उतना कम्यूट कर पाना मेरे लिए संभव नहीं था। तो मैंने अपने कॉलेज के पास एक फ्लैट लिया रेंट पे। तो पहले तो मैंने वहाँ पे 3 महीने की ब्रोकरेज पे की। उसके बाद मैंने 3 महीने का मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया, 1 महीने की मैंने ब्रोकरेज पे की, और उसके बाद जो मुझे मिला उसमें पंखा और लाइट तक नहीं था। तो वो खर्चा भी मेरे जेब से मेरे को लगाना पड़ा कि एक बेसिक नेसेसिटी जो इंसान को रहने के लिए चाहिए। तो वो सब जब 1 साल का मेरा ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, तो जब मेरे को वापस रांची आना था तो मेरे पास 2 ऑप्शन था
या तो मैं उस सामान को बेच दूं या तो अपने रिलेटिव के यहाँ छोड़ दूं, क्योंकि वहाँ से रांची लाना तो संभव नहीं है उतने से सामान को, उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा रांची लाने में। तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा एक ये माइंड में स्ट्राइक किया कि अगर इस जगह पे कोई कंपनी काम कर रही होती जो मेरे को सारी सुख सुविधा एक फ्लैट में दे देती और वहाँ पे मेरे को एक रूम या बेड की व्यवस्था हो जाती हॉस्टल की तरह, और मेरा कन्वीनियंस भी होता कि फ़्लैट में टाइमिंग का उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है और काफ़ी मैं अपने हिसाब से अपने घर के तरह वहाँ पे रह सकता हूँ, तो वो थोड़ा एक वरदान सा होता हमारे लिए। मगर फिर मैं वापस रांची आ गया। रांची आने के बाद 1 साल मैंने अपना मतलब रांची आने के बाद मैंने एक स्टार्टअप किया था कैफ़े का, जो शैफल्स के नाम से था, दी शैफल्स के नाम। वो जरा असफलता भी जरा जी, तो वो एक असफलता थी, क्योंकि दी शैफल्स करके जो मैंने स्टार्ट किया था वो मैंने पुणे में एक ब्रांड देखा था बेल्जियम वॉफल कंपनी करके। वो लोग मिल्क शेक्स और वॉफल्स बेचते थे। ये एक मतलब अपना बाहर की डिश है जिसको इंडिया में बेचा जा रहा था। तो मुझे लगा कि रांची में भी बेचना चाहिए, तो वहाँ पे मैंने कुछ 24 लाख रुपए लगाए थे अपने एक पार्टनर के साथ जो मेरे रिलेटिव ही थे। तो उनके साथ लगाया था वो पैसा और हमने स्टार्ट भी किया था, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी मन से स्टार्ट किया था। लेकिन वहाँ गलती ये हो गई कि एक्साइटमेंट में हमने ये देखना छोड़ दिया कि प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं। ये बड़े शहरों में तो बिक रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो ये बड़े शहरों में तो बिक रहा है, लेकिन क्या ये छोटे शहरों में चलेगा? क्योंकि छोटे शहरों की जो मानसिकता है, जो लोगों के सोचने का तरीका है, जो पैसे खर्च करने का जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं बड़े शहरों से थोड़ा कम है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं, मैं पुणे और रांची को कंपेयर करूं अगर, तो पुणे में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्राउड है, बाहर से लोग आते हैं, और रांची अभी भी हम लोग धीरे धीरे स्टूडेंट हब की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो एक गलत डिसीजन जो था वो मुझे 24 लाख रुपए का पड़ा था। उसको हमने जो कैफ़े बेचा वो 4 लाख रुपए में बिका 1 साल के बाद। यानी इसमें ये भी है कि जब तक पूर्ण रूप से आप ये तय नहीं कर लें मार्केट सर्वे, चिंतन और आप क्या दे रहे हैं, तब तक स्टार्टअप नहीं शुरू करना। हाँ, तो मतलब मेरा तो यही एडवाइस रहता है किसी को भी अगर मैं मिलता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि पहले एक बीटा रन, मतलब एक छोटा सा ट्रायल करके देख लो कि तुम्हारा वो प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं। अगर मेरे को वॉफल्स बेचना था तो अगर उस समय मेरे दिमाग में ये आइडिया होता कि मैं घर से बना के बेच के देखूं कि रांची में उसकी डिमांड है कि नहीं, तो शायद मैं वहाँ अपने पैसे बचा लेता। लेकिन कहते ना सर कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। बिल्कुल। तो वो एक छोटी सी गलती थी जहाँ से मैंने सीखा था कि या तो एक बार में पूरे पैसे नहीं लगाने हैं, पहले प्रोडक्ट को समझो, पहले अपने कस्टमर्स को समझो, उनकी ज़रूरतों को समझो, और फिर एक प्रोडक्ट को ऐसा लेके आओ जिसमें अगर आप मतलब अपने घर की पूरी पूंजी भी लगा दो तो वो घूम के आपके पास आ जाए। तो वही हुआ। 1 साल के बाद हमें उसे बंद करना पड़ा, और काफ़ी मतलब मेरे लिए काफ़ी वो उदास वाली चीज़ थी, क्योंकि काफ़ी उस समय हाँ, मतलब मेरा एज उस समय 19 था और घर पे मैंने लड़ के चालू किया था इसको कि 19 साल की उम्र में पापा ने बहुत मना किया था कि नहीं अभी सही समय नहीं है, पढ़ लो, पढ़ने के बाद बिजनेस करना। मगर एक होता है ना सर, जुनून होता है कि करना है, तो फिर उस समय सब कुछ गलत लगता है। माँ बाप की बातें भी गलत लगती हैं और बाकी सब कुछ गलत लगता है। बस लगता है जो आप सोच रहे हैं वही सही है, और वो सबसे गलत चीज़ है। जो आप सोच रहे हैं वो हमेशा सही नहीं हो सकता। तो उसके बाद फिर कुछ दोस्त थे मेरे, तो काफ़ी एक मेरा करीबी दोस्त था चिराग, उसके साथ उसके भी दोस्त थे कुछ जिनको फ्लैट में शिफ्ट होना था हॉस्टल के बाद। तो पहले तो उनको फ्लैट्स ढूंढने में परेशानी हुई कि भाई बैचलर को फ्लैट नहीं देंगे रांची में। तो वो मेरे दिमाग में, बड़ी परेशानी हाँ होती है। ठीक बात तो वो मेरे दिमाग में ऑलरेडी था पहले से कि भाई ये चीज़ तो मेरे को पुणे में पता है, मेरे को सेम परेशानी फेस करने को मिली थी। तो दूसरी परेशानी उसको आई, वो सेम परेशानी मेरे साथ वाली थी कि अब उसको सामान खुद से खरीद के लगाना था। तो जब उसने कर लिया अपना सेटअप तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अब कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि एक तो घर वालों को विश्वास भी दिलाना है कि जो मैंने गवाया है मैं उसको कमा के वापस देने की क्षमता रखता हूँ। नहीं तो मतलब पिताजी का इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा अगर आप ऐसे ही गवा दे तो फिर तो गलत है ना। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मैंने माई अर्बन लाइफ का शुरुआत किया। माई अर्बन लाइफ के नाम से हमने कंपनी स्टार्ट करी। ये बात है 24 जुलाई 2019 की, जब हमने पहली प्रॉपर्टी ली थी अपनी। तो उसको ढूंढने में भी हमें 3 महीने का समय लगा था, क्योंकि जो परेशानियां एक बैचलर को होती है वही एक नई कंपनी को भी होती है। बिल्कुल। तो उस समय हमने एक छोटा सा मतलब कहिए कि झूठ या सच किया वहाँ पे। झूठ सच हमने ये किया कि वहाँ पे ना हमने बैच बनवा लिए अपनी कंपनी के नाम के, और हमने कहा कि हम एम्प्लॉय हैं और हमारा ऑलरेडी बाहर में शहरों में काम चल रहा है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि भाई उनको एक विश्वास हो जाए कि कोई बड़ी कंपनी है, कोई नया स्टार्टअप नहीं है।
क्योंकि 19 साल के बच्चों पे कौन ही भरोसा करता है सर। ठीक है। अच्छा, इसमें इस जो स्टार्टअप जो आपने शुरू किया है या कोई भी जो स्टार्टअप शुरू करता है उसमें आपकी जो परेशानियां हैं ऐसे सामान्य जी कौन कौन सी परेशानी आती है? सबसे पहली जो परेशानी आती है वो तो आती है कि घर वालों को कैसे कन्विंस करना है। मतलब शुरुआत तो घर से ही होती है। बिल्कुल। तो घर वालों अपने घर वालों को कैसे कन्विंस करना है कि भाई हम अपने घर वालों को कैसे बताएं और विश्वास दिलाएं कि भाई हम इस चीज़ को कर सकते हैं अच्छी तरीके से। दूसरी परेशानी आती है सर पैसों की। अब ज़रूरी नहीं है सर हर आदमी जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है उसके पास बहुत पूंजी पड़ी हो कि वो एकदम लगा के उसको चालू कर ले। तो मेरा सर दो मानना है कि या तो आप पैसे से पैसा बना सकते हैं या तो अपनी मेहनत से पैसा बना सकते हैं। यही दो तरीके हैं पैसे बनाने के। तो मेरा हमेशा सुझाव रहता है कि आप मेहनत से पैसे बनाइए, क्योंकि आपकी उम्र है। एकदम शुरू से स्टार्ट कर लीजिए, आप 11-12 से स्टार्ट कर लीजिए। अभी इनफैक्ट दिल्ली सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है बिजनेस ब्लास्टर्स, जिसमें मैं बिजनेस मेंटोर हूँ बच्चों का। तो अभी मेरी जो टीम है उसने एक ई साइकिल बनाई है। जो ट्रेडिशनल हीरो की साइकिल्स होती थी उसमें उन्होंने मोटर फिट करके उसको बैटरी वाली साइकिल बना दी है। वो बच्चे 11-12 में, तो वो अपनी मेहनत से कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने कुछ 5-7 साइकिल्स बेची हैं रेट्रो फिटिंग में, और उनका अच्छा एक इस उम्र में अगर लाख रुपए प्रॉफिट जनरेट हुआ है तो खराब नहीं है, बहुत है जी। तो अभी वो बच्चों की उम्र ही क्या है सर, 16-15-16 साल के बच्चे हैं। तो मैं वही यहाँ पे भी सबको बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप पैसे से पैसा नहीं बनाइए, आप मेहनत से पैसा बनाइए। अपनी मेहनत से आप पहले प्रोडक्ट को समझ लीजिए, तो वही प्रोडक्ट मार्केट फिट समझ लीजिए, अपनी मेहनत कीजिए। दूसरा है कि सर जब भी आप कुछ हट के और नया करते हैं ना, तो आपको कंज्यूमर्स को, मतलब जो आपके कस्टमर्स हैं, उनको वो चीज़ समझाने में कि क्या है ये और ये क्यों अलग है, वो काफ़ी लंबा समय होता है। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें ये बताने में लोगों को समय लगा था कि भाई हम हॉस्टल नहीं हैं, ना हम एक फ्लैट हैं, हम बीच की चीज़ हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा फ्लैट आपका इंडिपेंडेंट भी नहीं है, और ना कि आपको हॉस्टल जैसा एकदम एक छोटा सा कमरा दिया गया है। तो वो 2-3 परेशानियाँ होती हैं जिसको सॉल्व करने में आपको समय लगेगा, और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वो लगना ही लगना है। आपका तो एक बिल्कुल नए प्रकार का जो आप सचमुच ये समस्या है, इसको आप सॉल्व कर रहे हैं। तो बिल्कुल नए प्रकार की चीज़ें। आपके साथ कौन कौन सी समस्या आई? सर देखिए, हमें जो सबसे पहली कठिनाई आई थी कि हमें ओनर्स को समझाना था। जनरली क्या होता है कि रांची में अगर मान लीजिए आपका मकान है, आपसे मैं लेने आऊँगा तो आप पूछेगा कि भाई आप हैं कौन। बिल्कुल। अब प्रखर तो रहने वाला नहीं है फ्लैट में, प्रखर किसी को रखने वाला है फ्लैट में। तो आपके मन में एक संकोच आएगा कि भाई कैसे लोगों को रखेगा, किस तरह के लोग होंगे, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो आप देने से पहले 2 बार संकोच करेंगे। और दूसरा, जो आप बैचलर्स का टर्म आ जाता है उसके बाद लोग ऐसे ही संकोच करने लगते हैं। बिल्कुल। तो पहली परेशानी तो वो आई कि भाई प्रॉपर्टी लेनी है, तो लोगों को समझाए, मनाने की कोशिश किए। दूसरी परेशानी आई कि यहाँ पे सर दिल्ली और बॉम्बे जैसे वेंडर सस्ते नहीं। कोई एक छोटा सा फर्नीचर बनवाने के लिए भी बहुत पैसे लग जाते हैं। तो वहाँ पे भी हमने वही ब्लफ गेम खेला शुरू में कि भाई बैज वैज पहन के चले गए, कह दिया कि आप परमानेंट वेंडर हैं, हमारा 500-700 बेड्स का ऑर्डर रहेगा स्टार्ट करने के लिए, आप सैंपल में हमें 6 बेड्स दीजिए। तो वो 6 बेड्स सैंपल में हमने बहुत सस्ते दाम पे उठा लिए। तो ये वेंडर को सेट करना, ओनर्स को सेट करना। और तीसरा फिर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि कस्टमर कहाँ से खोजेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या थी। क्योंकि उस समय जो मैंने गलती की थी, इसमें भी शुरू में गलती की मैंने, मतलब जीवन में गलतियों से बहुत सीखा है मैंने। बिल्कुल। तो जो पहली गलती की थी कि हमने जो प्राइसिंग रखा था 2019 के हिसाब से 6,000 रुपये पर बेड का रखा था बिना खाने के, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम एडिशनली चार्ज करते थे। तो और उस समय क्लीनिंग भी हम लोग ना महीने में 2 बार कराते थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कमी थी। फिर भी किसी तरह कॉलेज में प्रमोट करके, ये बोल के कि इंडिपेंडेंट होगा, समय का रिस्ट्रिक्शन नहीं है करके, हमें 6 टेनेंट्स मिल गए। लेकिन उन टेनेंट्स को हमने 2 महीने नहीं संभाल पाए सर। 2 महीने में उन्होंने छोड़ दिया फ्लैट। तो उस समय काफ़ी ख़राब लगा था कि भाई 2 महीने में छोड़ दिया, यानी कि प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है। तो 2 महीने में जब उन्होंने छोड़ा तो हमने फिर से रिवर्क किया अपने प्रोजेक्ट पे कि भाई पहले तो रेंट को कम करो। तो हमने 6,000 से उसको 4500 कर दिया। दूसरी चीज़ की सफाई डेली कराओ ताकि फ्लैट गंदा ना हो। अगले टेनेंट को अगर देना भी पड़े, एक जन छोड़े दूसरा है, तो उसको साफ़ सुथरी जगह मिले। तीसरा हमने क्या देखा कि अभी यंगस्टर्स को नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोज़, ये सब का बहुत क्रेज़ है, हमने वो फ्री कर दिया। फिर चौथा, उस समय जियो फाइबर आया था नया मार्केट में, तो हमने वाईफाई फ्री में इंस्टॉल कर दिया। क्योंकि उस समय जियो 6 महीने में फ्री में इंटरनेट दे रहा था, सिर्फ कुछ पैसे लगा के उनका राउटर लगाना होता था। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपने माहौल कैसे तैयार किया अपने ढंग का?
सर तो उसके लिए जो ये हम स्टार्टअप का तो हाँ, यही सबसे तो महत्वपूर्ण उसके चीज़ लिए है। सर हम लोग क्या करते थे कि मतलब जैसे जो फ्लैट है उसको, उसकी जो साज सजावट है वो यंगस्टर्स के हिसाब से करते थे, जो फोटो फ्रेम्स लगाते थे, और जो कुछ इवेंट्स और सेमिनार्स भी हमने उनके लिए कराए। जैसे अभी 2020 का जो लॉकडाउन था, जी। तो सरकारी गाइडलाइंस आने से पहले हमने रेंट को आधा कर दिया था। अगर कोई 4500 रुपये दे रहा था तो उससे अब हम 2200 रुपये ले रहे थे, ताकि उनके पॉकेट पे भी बर्डन ना पड़े और जी, सेम टाइम पे वो हमारे साथ लंबे समय तक रिटेन रहें। क्योंकि अगर सर टेनेंट छोड़ देता तो मैं लॉकडाउन में टेनेंट खोज नहीं सकता था, बिल्कुल। मेरे लिए तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस उतना ही है। तो मैंने अपने ब्रेक इवन को हिट किया कि चलो कोई बात नहीं, पैसा आएगा नहीं तो पैसा जाएगा भी नहीं। और उसके बाद हमने बहुत सारे मेंटल हेल्थ पे सेमिनार्स कराए, स्टैंड अप कॉमेडी इवेंट्स कराए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मूवी नाइट कराया, ओपन माइक कराया, जिससे हमारे सारे टेनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहे। और आज सर मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारे फ्लैट के टेनेंट्स अपने दोस्तों से ज़्यादा फ्लैट वालों के साथ घूमते हैं। लोग आए दिन मेरे को फोटोज़ आती हैं कि आज हम यहाँ घूमने गए, आज हम वहाँ घूमने गए, और लोग इन्जॉय कर रहे एक हैं, माहौल तैयार किया। बिल्कुल। तो लोग जब एक दूसरे से जुड़ते हैं और हम भी उनसे फ्रेंडली वे में जुड़ते हैं, ये नहीं कि हम अगर लैंडलॉर्ड हैं तो भाई हम कुछ भी जाके सिर्फ रेंट के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो हम उनकी सुविधाओं को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। अगर कोविड में किसी को डॉक्टर की हेल्प चाहिए थी तो हमने डॉक्टर से कनेक्ट कराया, एम्बुलेंस की ज़रूरत थी एम्बुलेंस दिलाया, प्लाज्मा तक की ज़रूरत हुई किसी के रिलेटिव को तो वहाँ पे भी हमने अपनी थोड़ी सी जो भी जान परिचय के लोग हैं, जैसे रांची में अतुल गेरा जी हैं, तो उनको कांटेक्ट करके थोड़ा सा कि भाई चलो किसी तरह हम लोगों की मदद कर पाएँ, तो वो उनको कहीं पे भी हमने छोड़ा नहीं, छोटी सी छोटी चीज़ों में उनके साथ खड़े रहते हैं। तो मतलब हम यही कहते हैं कि मेरा नंबर 24 घंटा चालू है, आपको कभी भी मेरी मदद लगे तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। अच्छा, आपका जो ये बिजनेस है, जो प्लेटफॉर्म जो आपने खड़ा किया है, कांटेक्ट कैसे करते हैं? तो देखिए सर, शुरू में हमारी ना वेबसाइट हुआ करती थी, अभी जो कि हम लोग एक फुल फ्लेजेड वेबसाइट की ओर बढ़ रहे हैं, तो अभी हमने उसको डाउन कर रखा है। तो वेबसाइट से लीड्स आती थी, सोशल मीडिया पे फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से हमने एड्स चलाए, एड्स रन किए, उसके माध्यम से हमें लीड्स आती हैं। कुछ हमारे कॉर्पोरेट B2B टाइप्स हैं, जैसे कि हमारा लोड शेयर के साथ टाइप है, एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ टाइप है, तो वहाँ से हमें कुछ लीड्स आती हैं। और इसके बाद सर हमारा इंटरनल रेफरल पॉलिसी चलता है। तो उसमें क्या होता है इंटरनल रेफरल पॉलिसी में, कि जैसे मान लीजिए कोई अर्बन लाइफ का टेनेंट है जो रह रहा है हमारे साथ ऑलरेडी, तो वो टेनेंट अगर किसी और को लेके आता है तो उसके रेंट पे हम 1500 रुपये, 1000 रुपये डिस्काउंट कर देते हैं उस पर्टिकुलर मंथ के रेंट पे। तो उनको भी एक प्रोत्साहन रहता है कि भाई हम अपने दोस्त को लेके आएंगे, तो लोग पकड़ पकड़ के लेके आते हैं, भाई तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो। और इसके बाद एक्सटर्नल रेफरल पॉलिसी है कि मान लीजिए मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं या मेरे जान परिचित के लोग हैं, उनको मैंने कह दिया कि अगर आपके जान पहचान में कोई बाहर से रहने आ रहा है रांची में 6 महीने, साल भर के लिए या 2 साल के लिए पढ़ने के लिए, तो आप उनको हमारे पास भेजिए, हम आपको 1000 रुपये का कैश वाउचर देंगे। तो एक ये भी इंटरनल रेफरल और एक्सटर्नल रेफरल पॉलिसीज़ हैं जहाँ से हमारे पास लीड्स आती हैं। क्या लगता है आपको आने वाले समय में ये व्यापार जो है वो बढ़ेगा? सर इसका मार्केट टियर 2 टियर 3 में बहुत बड़ा है, क्योंकि अच्छा। अभी अगर आप रांची के देखेंगे तो रांची में अभी IT या फिर कॉरपोरेट पार्क्स नहीं है जी। आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि आने वाले 10 सालों में यहाँ पे भी IT की कंपनीज आएंगी और ये मार्केट बढ़ेगा। तो जब कॉरपोरेट्स आएंगे तो कॉरपोरेट्स में बाहर के एम्प्लॉयज़ आते हैं, बिल्कुल आते तो उनको रहने के, और उनका जो टेन्योर होता है एक जगह पे वो साल, 1.5 साल, 2 साल का होता है। तो उस जगह पे हम उनको जो सर्विसेज देते हैं वो उनको पसंद आएंगी। और मेरे को लगता है कि ये मार्केट, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया है, पहले हम सिर्फ रांची में थे, अभी रांची में हमारे पास 35 प्रॉपर्टीज़ हैं और पटना में कुछ 5 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास। तो ये ग्रोइंग है, ये मार्केट अभी एकदम से अनटैप्ड है, अभी धीरे धीरे ये मार्केट ग्रो कर रहा है। जैसे टियर 2 टियर 3 में कॉर्पोरेट्स बढ़ेंगे उस हिसाब से मार्केट भी ग्रो करेगा। तो केवल आपका मतलब केवल वो रहना है कि खाना नहीं, तो वगैरह? हमने अभी 2021 के दिसंबर में खाने की भी शुरुआत की है। अच्छा। हमने एक सेंट्रल किचन सेटअप किया है जहाँ से हम लोगों को डेली मील्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो कंपल्शन नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है सर हर आदमी को हर चीज़ नहीं सुहाती है। अगर मेरा खाना मैं बना रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे को पसंद आ रहा है तो आपको भी आए, आपको आ रहा है तो तीसरे किसी इंसान को पसंद आए। तो उन्हें अगर हमारा खाना पसंद आता है, क्योंकि हम फसाई ग्रेड क्वालिटी किचन रन करते हैं जिसका खाना हम क्वालिटी वाइज कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हमारा बेस्ट इन क्लास खाना है, तो अगर आपको पसंद आता है आप हमसे ले सकते हैं। अगर नहीं पसंद आता है तो आप रांची में बहुत सारी मेस फैसिलिटीज़ हैं, प्लस किचन में हम लोग सारा सेटअप देते हैं, गैस स्टोव, बर्तन, क्रॉकरी, कटलरी सब देते हैं, आप खुद से बना सकते हैं। नहीं तो हमारे पास कुछ महिलाएँ हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, आप इसको CSR मोटिव भी कह सकते हैं, कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम उनसे जुड़वा देते हैं कि भाई ये 700 रुपये लेंगी, आपका खाना बना के चल जाएंगी, राशन आपको इनको ला के देना है, क्योंकि किचन में ऑलरेडी सारी सुख सुविधाएं हैं ही वहाँ पे। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे वो अपना खाना मैनेज कर सकते हैं। इसमें
कितने एम्प्लॉय आपके साथ? अभी सर हमारा जो क्लीनिंग स्टाफ है यानी कि हाउसकीपिंग स्टाफ है वो 7 है, और 3 हमारा इन हाउस स्टाफ है, मतलब जो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट ओवरऑल देखता है। और ऑपरेशंस में हमारे पास आउटसोर्स्ड लोग हैं, जैसे प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, तो ये कुछ लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो मतलब जैसे हमारे जो इलेक्ट्रिशियन है काफ़ी करीबी है मेरा, उसका नाम बबलू है, और हमारा जो प्लम्बर है, मतलब प्लम्बर का नाम बबलू है, इलेक्ट्रिशियन का नाम कृष्णा है। तो ये लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसा रहता है कि कभी 2 बजे भी रात में अगर किसी का लाइट का ब्रेकडाउन हो गया तो मैं प्राउडली कहता हूँ कि कृष्णा जाके बना देगा। और अन्य जगह भी उनको काम मिलता अन्य जगह भी उनको काम मिलता है, तो वो बंधे हुए नहीं है हमसे, लेकिन हमसे हमारे थ्रू काम करके महीने का उनका 12-15 हज़ार रुपये का रेवेन्यू हो जाता है दोनों का ही। अच्छा, ये सब सारी तमाम चीज़ों के अलावे जो एक सबसे बड़ी बात होती है माहौल इन द सेंस सरकारी माहौल, समाज का माहौल। समाज कैसे आपको देखा, या सरकार ने कैसे आपको कोऑपरेट किया, या सरकार ने कैसे आपको देखा, ये भी काफ़ी सर सरकार का तो काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन मिला था। अटल इनोवेशन सेल में भी हम गए थे 2-3 बार कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में, तो सरकार की तरफ से तो अच्छा एक रिस्पांस मिला हमें, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है क्योंकि आजकल देख रहे हैं ना जी प्रोत्साहन प्रोवाइड कर रही है, खास करके प्रधानमंत्री जी तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जी तो अभी हम स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन की ओर भी बढ़ रहे हैं, जो है उसमें हमारा प्रोसेस है, पेपर गया हुआ है। और रहा बात समाज, तो सर समाज को समझाने में, क्योंकि आप जब एक नया प्रोडक्ट लेके आते हैं तो किसी को भी एक हैबिट डेवलप कराने में या फिर माइंडसेट चेंज करने में आपको बहुत समय लगता है। तो जब बैचलर्स किसी अपार्टमेंट में जाते थे जिसमें आज तक बैचलर्स रहे नहीं हैं, तो लोग बहुत एक अलग नज़र से देखते थे कि भाई ये लोग रात भर शोर करेंगे, हल्ला हंगामा करेंगे, इनके दोस्त आएंगे, गंदे तरीके से रहेंगे। मगर सर आज मैं प्राउडली कहता हूँ कि कुछ ऐसे भी अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे हमारे 7-7 फ्लैट्स हैं, मतलब टोटल बिल्डिंग में ही 20 फ्लैट है जिसमें 7 हमारे हैं। तो वो फैमिली के साथ, फैमिली वालों के साथ हमारे बैचलर्स जितने घुल मिल के रह रहे हैं कि आज उनका नज़रिया देखने का बदल गया है, देखने का तरीका, उनको एक दूसरे का सपोर्ट वो है। लेकिन सर देखिए क्या है कि बैचलर्स और वो रहेंगे तो सर देखिए वही बात है कि एक फैमिली में भी अगर 2 बर्तन रहते हैं तो खड़कते हैं, वो तो सदैव रहेगा उसका। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मिनीचो जी, कि केवल आप स्टूडेंट्स ही हैं कि बिजनेस ही है या कोई ऐसे नौकरी करने वाले? नहीं, तो हम लोगों का सर जो टेनेंट बेस है उसमें अभी हम लोग 40% स्टूडेंट्स को केटर कर रहे हैं, और 60% जो हैं वो हमारे वर्किंग बैचलर्स हैं। तो उसमें हमारे B2B टाइप्स भी हैं, जैसे एक लोड शेयर करके कंपनी है, उनको हमने गेस्ट हाउस दे रखा है, उनके एम्प्लॉयज़ रहते हैं वहाँ पे। एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड के साथ हमारा टाइप है, उनके लड़कियाँ हमारे यहाँ रहती हैं, बच्चियाँ रहती हैं हमारे यहाँ, प्लस वर्किंग बैचलर्स बायजूस के काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ रहते हैं, रिलायंस के एम्प्लॉयज़ रहते हैं। तो कई कंपनीज़ हैं जिसके एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ ऑलरेडी स्टे कर रहे हैं। तो हमारा वही 60-40 का रेशियो है, 60% वर्किंग बैचलर्स हैं, 40% स्टूडेंट्स हैं। क्या मतलब सब तो हो गया, लेकिन आमदनी वगैरह कुछ हो रही है? सर आमदनी देखिए अभी तो ऐसा है कि हमने ना पैसा बहुत कम लगाया था स्टार्ट करते समय, तो वही बात हो गई कि या तो आप पैसे से पैसा बनाएंगे या तो मेहनत से पैसा बनाएंगे। तो 50,000 रुपये मैं और मेरा एक पार्टनर हुआ करता था ऋषि जोशी, उसके साथ मैंने स्टार्ट किया था। अब वो हमारे साथ नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसको बाहर जाना था, उसको जॉब एक्सप्लोर करना था, और मेरे को लगता है कि किसी को भी कहीं पे बांध के नहीं रखना चाहिए। तो अभी भी मतलब आई प्रेफर फ्रेंडशिप, हम मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि बिजनेस। तो उसको जाना था तो हमने उसको रोका नहीं, तो लेकिन उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा जहाँ तक आज हम हैं वहाँ तक आने में। तो वही है कि सर हमने 50,000 1 लाख रुपए लगा के इसको स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 23 लाख रुपए उसी समय ख़राब हुए थे। बिल्कुल। तो धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं। तो अभी हमने इन टर्म्स ऑफ पेपर वेल्थ जिसको बोलते हैं, उस टर्म्स में तो हम ग्रो अच्छे से कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इन टर्म्स ऑफ मंथली रेवेन्यू अभी हम कुछ विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर विड्रॉ करेंगे तो खुद से ही लगाना पड़ेगा। तो वो रोटेशन में अभी हमने बिजनेस को रखा है। तो यानी कुल मिलाकर के बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है जी, वो काफ़ी मजबूत बन गया है। बेस को मजबूत बनाने के ही पीछे हमने मेहनत की थी सर। पहले एक साल हमने सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ रखी थी, ताकि हम वो बेस जो है, वो बिज़नेस मॉडल जो है, उसको एकदम ऐसा स्ट्रॉन्ग बना पाएँ कि हम आगे फुल प्रूफ कॉन्सेप्ट पे काम कर पाएँ। कि अगर हम, वही मैं कहता हूँ ना कि अगर मैं घर का पूरा पैसा भी लगा दूँ तो वो डूबे नहीं। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने पे ही पूरी मेहनत लगी। पहला जो 1 साल लगा, 1 साल 3 प्रॉपर्टीज़, दूसरा साल हमारा प्रॉपर्टी मार्क 25+, और आज सर हम 40 पे स्केल कर रहे हैं, और ये ईयर एंड होने में अभी 1 महीना है।
और एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि क्या इसी बिजनेस पर आप और आगे बढ़ेंगे कि और कुछ नया नया भी सोच रहे हैं? नहीं सर, अभी तो नया कुछ नहीं सोच रहे हैं। अभी तो इसी को स्केल करना है। अभी हमारा भोपाल इंदौर में प्लान है लॉन्च करने का टियर 2 में। टियर 1 में पुणे प्लान कर रहे हैं हम लोग। तो 2022-23 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इसमें एटलीस्ट पुणे, भोपाल, इंदौर ये 3 शहर हम लॉन्च करेंगे। और हमारे दर्शक को क्या बताना चाहेंगे आप? सर, मैं चंद शब्दों में। दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को करने की कोई उम्र नहीं होती है। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मैं उस समय 18 साल का था, जब मैंने पहला बिज़नेस स्टार्ट किया था। आज मेरी उम्र 23 साल होने जा रही है और मैं मतलब बहुत कुछ अचीव किया हूँ नहीं किया हूँ, मगर एक कस्टमर का विश्वास बहुत ज़्यादा अच्छा मैंने अचीव किया है। बहुत अच्छा, कस्टमर का विश्वास अचीव किया। और उम्र नहीं होती है बिजनेस स्टार्ट करने या कोई भी काम स्टार्ट करने का। 16-17 साल का भी बच्चा बहुत अच्छा काम कर सकता है और अच्छा हो सकता है। समस्याओं के समाधान के लिए स्टार्टअप, और किस प्रकार से स्टार्टअप विनोचा जी ने शुरू किया और कैसे आगे बढ़े, किस प्रकार से आगे बढ़े, इस तमाम विषयों को लेकर के हम लोगों ने चर्चा किया। अब ऐसे ही कुछ विषयों को लेकर के हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। विनोचा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तब तक के लिए, अगले कार्यक्रम तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार।